of learning some quality aspect for improvising your teaching, learning, and research. So in the first session, I'll be discussing the OER, MOOCs, SWAYAM, and I'll be emphasizing the ICT ecosystem, that implementation plan, and why we should do it, what is the need, and how we can do it. I'll be discussing a brief, and हम प्रयास करेंगे कि आपकी कोई भी जो क्वेरी हो उसको हम रियल टाइम में एड्रेस कर सकें। तो आपकी कोई भी शक शुबा हो, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन कौनता है, तो प्लीज डू लेट मी नो एट दैट मोमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन बिना देर के अपने प्रेजेंटेशन की ओर ले चलता हूँ। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ MMTC नागपुर। It's always home away from home, despite of being online. नहीं यार, कोई बात अपने से कर। So I warmly welcome you. मैं फुल स्क्रीन कर नहीं पाऊंगा, मेरी स्क्रीन काफी पर्याप्त है आपके लिए। Yes sir, yes. It is readable. क्योंकि फुल स्क्रीन में मेरी स्लाइड जो है चेंज नहीं हो रही है, कुछ सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर। मैं हमेशा भूल जाता हूँ गूगल मीट में उसको उससे पहले करने के लिए मुझे इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। No issue. ठीक। So friends, a warm welcome from my university. It's a central university in the lap of Himalayas, near the river Alaknanda, which meets Bhagirathi and becomes Ganga at Devrayag. In the hill town, we from the Central University, I welcome you all, and also from the on behalf of MMTC Nagpur University, आशा करता हूँ बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, हेमकुंड साहिब जी और माँ गंगा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ बात करेंगे आज इकोसिस्टम ऑफ OER, ई-कंटेंट एंड MOOCs फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्लान। जी हाँ, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए सबसे पहले, तो फिर कैसे करना है, और क्या निटिग्रिटीज हैं, जितना कुछ भी संभव है इस एक सेशन में वो मैं बात करने का प्रयास करूं। ठीक है। तो अपने विश्वविद्यालय का स्वयं का सेल भी मैं देख रहा हूँ। फॉर द लास्ट 21.5 years in academics, from 27 PDF जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? It's clear, जीवन सर। दिखाई नहीं दे रहा PDF जो आप दिखाना चाहते हैं। It's visible? Yeah, it's visible, clear sir. नहीं दिखाई दे रहा Yes, हमारे yes, it's clear, sir. जीवन sir, it is clear. Kindly check from your side. Ajay sir, please proceed. जी, देखिए, I started my career in 2004 Jan in academics, rather in 1st January 2004. Though I am from core pharmacy background, but after 2017 I entered into the domain of this MOOC development, ICT के domain में मैं आया, और उसके बाद से OER, MOOCs को मैंने अपने कहें कि जो रिसर्च के पार्ट के तौर पे भी डाइवर्सिफाई किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं ज्यादातर जो है बजाय फार्मेसी पढ़ाने के लिए नहीं, यह पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। अक्सर मैं अभी रिसेंटली आई वेंट टू द नेरिस्ट, इज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये नॉर्थ ईस्ट का IIT कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट यू कैन से इट्स एट पार विद IIT। तो वहां पर जब मैं लौट रहा था तो मेरे को एक इंजीनियर मिले, उन्होंने कहा जी आप क्या करते हैं? यदि मैं क्या करता हूँ, तो वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन बेसिकली मेरा कोर डोमेन ये है कि पढ़ाते कैसे। मैं ये पढ़ाता हूँ कि पढ़ाते कैसे, एंड दैट टू न केवल फिजिकल डोमेन में, बट वो पेडागोजी की तरफ मेरा ध्यान गया कि हाँ यार, फिजिकली कैसे पढ़ाना है उसकी पेडागोजी, एंड हायर एजुकेशन में कैसे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे टीचिंग लर्निंग की जाए, उसकी हमने बात को करने का, समझने का मैंने खुद पहले प्रयास किया। एंड देन व्हेन आई एक्सपेरिमेंटेड माई सेल्फ, तब मैंने जो है उस चीज को प्रैक्टिकल वे में क्या चीज संभव है उसको लेके आने का प्रयास किया और शेयर करता रहता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्लाइड में,
OER के बाद में क्यों करना है, क्या फैकल्टी पर्सपेक्टिव हो सकता है, कैसे हम पहला स्टेप लें उसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ मूव क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस। मैं अक्सर हर उद्बोधन में ये बात अवश्य करता हूँ कि इट्स वेरी इजी टू बी ए टीचर। आपने इंटरव्यू दिया, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, आप बन गए शिक्षक। लेकिन गुरु बनना एक तपस्या है। गुरु जी हम कह तो देते हैं बात बात में, जैसे हम कई बार गुरु जी तो अब ऐसे ये हो गया वर्ड कि जैसे हम किसी कांस्टेबल को भी हम दीवान जी कह देते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सरकाज़म मैं समझता हूँ उस चीज को। लेकिन गुरु बनना वास्तव में तपस्या है। नवलक्षणा की बात कही गई है उपनिषद में। प्रोफेसर IVC राव, मैं अपना पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अटेंड करा था। आज भी मैं हर वक्त उनको याद करता हूँ। उस समय वो अराउंड 84-85 की एज के थे। मेरे को जानकारी नहीं है कि वो अभी हमारे साथ हैं या नहीं, पर जहां भी हो ईश्वर उनको जो है और लंबी उम्र दे। करेक्टर, कम्युनिकेटर, पर्सनालिटी, मोरल करेज, मेमोरी, राइटर, हम्बल, एंथुसियाज्म एंड क्यूरियस। जी हाँ, शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, श्रुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही और जिज्ञासु, ये नवलक्षण चाहिए। अरे कहीं बात नहीं की जाती है, हम ये कहीं बात नहीं करें लक्षण में। ज्ञान की बात नहीं होती। ज्ञान तो चाहिए ही, शिक्षक बनने के लिए चाहिए, वो तो प्री रिक्वेस्ट चाहिए। लेकिन गुरु बनना है तो वो सौम्यता, वो विनम्रता, वो निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासु रहना, उत्साह बनाए रखना, अपनी इंटीग्रिटी के साथ अपने करैक्टर को प्रिजर्व करना, तब व्यक्ति शिक्षक से गुरु बन पाता है। तो आशा करता हूं हम भी किसी चीज में अगर कमी पाते हैं, कम्युनिकेशन, जब खासकर जब हम OER ICT की बात करते हैं ना, तो कुछ करेक्टर लाइक पर्सनालिटी, आपकी मोरल, आपका वर्चस्वी होना, आपका एंथुसियाज्म, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका राइटर होना, और सबसे कम्युनिकेटर, एक अच्छा वक्ता होना, वाचस्वी होना। ज्ञान किसी के पास है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञान होना आपके गुरु बनने का परिचायक नहीं। ज्ञान कितना है ये परिचायक नहीं है। उस जो भी ज्ञान है आप उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, वास्तव में गुरु वो। तो मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च हुई और आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब इस सेशन से लगभग जहां तक हमारे विश्वविद्यालय में हम पूरी तैयारी के बाद अब 2025 के जो जुलाई के सदस्य से NEP को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तैयारी करते करते काफी समय हुआ। उसके अनुसार आपके यहाँ भी जो सिलेबस बने होंगे। ठीक है, नो साइलोस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात है जो पिन पॉइंट, जो नब्ज पकड़ी है। क्या नब्ज पकड़ी है? नब्ज ये पकड़ी है कि शिक्षा संस्थानों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ये है कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, करी जाती है हमारे द्वारा। विभागों के बीच में समन्वय नहीं है, बैरियर नहीं, इनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, उसको ओवरकम करना, इन साइलोज, इन बैरियर्स को ओवरकम करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, यही उपाय है। ये बहुत जरूरी है कि हम टीम स्पिरिट के साथ काम करें, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं एक बात रखूंगा कि प्रसंग मैं अक्सर कोट करता हूँ टीम स्पिरिट के रेफरेंस पर, कि महाभारत का प्रसंग है। अचानक पांडवों के खेमे में वॉर शुरू नहीं हुई थी, महाभारत शुरू नहीं थी, बहुत पहले की बात है। उससे गंधर्वराज जो है कौरवों का अपहरण करके ले जाते हैं। ये खबर पहुंचती है भीमसेन के कानों में। ही वाज वेरी हैप्पी, चलो समस्या ही जड़ से खत्म हुई, उनका ये सोचना। अब धर्मराज युधिष्ठिर के कानों में बात पहुंचती है तो वो अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, गंधर्वराज को हराते हैं, सारे कौरवों को छुड़ा कर लेके आते हैं। अब प्रसंग क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन और भीमसेन दोनों खड़े हैं। दोनों अपने अपने स्तर से क्यों पूछने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तर शतम, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तर शतम, परस्पर विरोधे तु
vayam panch shatam tude. It means when someone is coming to invade us, we are 105 brothers. जब कोई पराभव की दृष्टि से हमारी ओर आ रहा है तो हम 105 भाई हैं, और जब परस्पर हो तो हम 5 हैं और तुम 100। ये परिकल्पना टीम स्पिरिट को की अवधारणा को मजबूत करती है, चाहे कितना ही वो अपने संस्थान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना। ये नो साइलोस को परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है कि मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं है, मति होगी तो भेद होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी संस्थान की प्रगति के लिए आवश्यक है, उसके वेलफेयर के लिए आवश्यक है कि अलग अलग मत के लोग अपने मतभेदों को सामने रखें ताकि उसका कोई रिजोल्यूशन हो सके, लेकिन मनभेद ना हो। इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, ये 3 जो है कि कार्डिनल प्रिंसिपल रहे हमारे एजुकेशन पॉलिसी के। इसके साथ अफोर्डेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के 2 तत्व और जोड़ के 5 तत्व बने हैं। सब तक बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बराबर ढंग से पहुंचे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ। ये एनईपी 2020 के 5 तत्व हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आईसीटी बेस होने के कारण जो है, आईसीटी का जो पुट उसमें दिया गया है वो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। तो फ्रेमवर्क ओवरऑल लाइट है बट टाइट। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समय है ग्राउंड रियलिटी में लाने का। 5 साल बहुत होता है। आपने भी अभी भी नहीं पढ़ा है तो वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ी और योगदान दीजिए अपने विश्वविद्यालय में उसको ग्राउंड लेवल पे लाने का। देखिए, एनवायरनमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, हम ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे। कौन मेरा बॉस होगा, कौन मेरा कलीग होगा, वी कैन नॉट डिसाइड, लेकिन अपना माइक्रो एनवायरनमेंट हम तैयार कर सकते हैं। फॉर टीचिंग लर्निंग एंगेजमेंट वी कैन प्रिपेयर अवर ओन माइक्रो एनवायरनमेंट। जो मेरे इंटीमेट कांटेक्ट में है, मैं जिसको चेंज कर सकता हूँ उस चीज को चेंज करने की सोचना, जिस चीज पे हमारा बस नहीं है, वो आपको केवल निराशा हाथ लगेगी और आप फ्रस्ट्रेट होंगे, नथिंग एल्स। इसलिए जिस चीज को आप चेंज कर सकते हैं, अपना स्कॉलर जो हमारे पास हैं, हमारे स्टूडेंट जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में है, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट बनाए, अपनी लैब तैयार करें फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फॉर इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, रोजगार परकता को बढ़ाना इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट के बारे में सोचें कि बहुमुखी विकास हो मेरे छात्र का, केवल किताबी कीड़ा बनकर ना रहे, उसके अंदर वो बात हो कि जब वो बोले तो लोग आकर्षित हों उसकी तरफ। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उसके अंदर विकास करना, वो पहले खुद करना पड़ेगा, पहले हमें बनना पड़ेगा, एग्जाम्पलरी रोल प्ले करना पड़ेगा, उन्होंने लक्षण में कहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हम आज जिसके लिए बैठे हैं, फॉर टीचर्स ट्रेनिंग अपडेशन, मैं भी जब बात कर रहा हूँ तो मैं भी अपने को अपडेट करता हूँ। कई चीजें हमें क्लिक करती हैं, तो कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा, कई लोग हमारे नए साथी होंगे जिन्होंने अभी 1, 2, 5 साल 6 साल में ज्वाइन किया होगा। अब देखते हैं कई बार जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमें खुद क्लियर हो जाते हैं, या फिर ये क्लैरिटी आती है कि यार इसको कितना इफेक्टिव ढंग से कैसे पढ़ाया जाए। सो हम अपडेट तब होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम अपडेट तब करते हैं जब हम क्यूरियस होते हैं कि यार मुझे अपडेट होना है। तो अपना माइक्रो एनवायरनमेंट, अपना जहान, एक छोटा सा जहान खुद बनाना होगा इस एकेडमिक एनवायरनमेंट। वो जो प्रभाव का क्षेत्र है हमारा, क्या है हमारा ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्या मैं खुश होता हूं अपने 3 से 5% स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से? गेट में निकल गया 3%, नेट निकाल लिया और हम बड़ा खुश, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में जो है उस विभाग की और वो बड़ी बधाई चल रही है में। आप ये बताइए, 3 से 5% बच्चा वो जो कि गेट और नेट में आपके निकल रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल रहा है, उसमें आपका कितना योगदान है? भैया वो तो कक्षा में आएगा भी नहीं तो भी निकाल लेगा। मुद्दा ये है कि मेरे प्रभाव क्षेत्र में जो मेरा बैक बेंचर है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मैं उसे एवरेज बना पा रहा हूँ? क्या एवरेज स्टूडेंट को ऑर्डिनरी स्टूडेंट में परिवर्तित कर पा रहा हूँ? ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में परिवर्तित कर पा रहा हूँ? वहां मेरी टीचिंग लर्निंग की एबिलिटी का इम्तिहान है। तो आई हैव टू वर्क
we have to work on our triangle of influence, that too continuously. आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. आप कहेंगे कि बात बड़ी छोटी है, लेकिन प्रभाव ना छोटी छोटी बातें भी डालती है. प्रभाव छोटी छोटी बातें भी डालती है व्यक्तित्व. मेरे विभाग में ही हमारे जैसे पीजी में जो है रिसर्च में चले जाते हैं बच्चे. फाइनल जो लास्ट ईयर जो होता है पूरा 1 साल रिसर्च का रहता है फार्मेसी. तो कुछ बच्चे मेरे अंडर में, कुछ बच्चे मेरे कलीग्स के अंडर में. तो एक बच्चा जो है पहले थोड़ा ये कहें कि थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान सा रहता था, डिप्रेस सा रहता था. अब वो फर्स्ट सेकंड से हमने जो पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि सेमेस्टर में रहता है, पढ़ाते पढ़ाते तो जब तक हम समझ में आया कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या, तब तक तो थर्ड सेमेस्टर में चला गया बच्चा, या जाने को कुछ पेपर भी रह गए. फिर हमने देखा नहीं यार, इसको सपोर्ट की आवश्यकता है. और सपोर्ट क्या किया, हम आते जाते खाली पूछ लिया, और बेटा कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक, बढ़िया. आप जानते हैं मुझे ये पता नहीं चलता, मैंने खाली ये सोचा कि यार इसको पूछूंगा खाली. अब वो दूसरे के साथ काम कर रहा है मेरे करीब, मैं ज्यादा उसको वो नहीं कर सकता, पर हाँ ठीक है पूछ लिया था. और मम्मी ठीक है, पापा ठीक है घर में, बेटा ठीक. मुझे 6 महीने बाद पता चलता है कि उसके गाइड मेरे अच्छे मित्र है. वो कहते हैं हाँ वो आपकी बड़ी तारीफ करता है कि आप बड़ा मेरे को ख्याल रखते हैं. क्या मैंने पूछा उसको, केवल आते जाते हुए हाय हेलो किया, उसके जवाब, उसकी क्वेरी को, उसकी जो ग्रीटिंग्स है उसको मैंने हम्बली एंड वार्मली एक्सेप्ट किया बस. And it was my contribution in his mental well-being. Below every student. Now he is performing well. Just 2 प्यार के बोल, वो वर्क करते हैं. तो शिक्षक बनना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. केवल सिलेबस खत्म करना जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं है, ये हमें समझना होगा. शिक्षक बन सकते हैं, गुरु बनने के लिए तपस्या लगेगी साथ. टीचिंग लर्निंग जर्नी, और ये हमने खुद भी महसूस किया ना, जब हम कई बार, भाई मैं तो मुझे नहीं पता आप लोग इस विद्यालय में पढ़े हैं, बट हम तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं बिल्कुल हिंदी माध्यम में. तो मेरी कक्षा में 148 स्टूडेंट हुआ करते थे, 148 पूरे 148, हाँ 148 के आसपास. सबसे ज्यादा अटेंडेंस में पहले जो प्रार्थना के समय सबसे ज्यादा समय हमारी उसमें ही लगता था अटेंडेंस में. और ऐसे ऐसे 6 सेक्शन थे मेरे. तो आप समझ लीजिए, मैं तो चलो ठीक है पढ़ने में ठीक था, आगे बैठता था तो, लेकिन जो पीछे बैठा बच्चा है उसको भी एंगेज करके रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है. हम इस टीचिंग लर्निंग जर्नी में गुरुकुल, चौक डस्टर, व्हाइट बोर्ड, चार्ट बोर्ड से लेकर आज ई लर्निंग लैब्स पर आ चुके हैं. पर मान्यवर बेसिक प्रिंसिपल वही है. टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. पेडागॉजी, मजे की बात यह है, मुझको ये बड़ी विडंबना सी लगती है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले ये मांगते हैं कि भैया बंदा बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए. प्राइमरी में बीटीसी और एलटी में जो है बीएड की बात करते हैं. यानी पेडागॉजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन में किसी पेडागॉजी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आप सीधे शिक्षक बन जाते हैं. हालांकि यही कारण है कि यूजीसी ने एफआईपी, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेश प्रोग्राम का ताना बाना बोला है, ताकि हम न केवल उस विषय के ज्ञान को प्राप्त करें, बल्कि पेडागॉजी जो है शिक्षण कैसे किया जाए उस पर भी ध्यान दे सकें, जो कि हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया, जो कि एक साइंस है. आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना, हर एक विश्वविद्यालय, कॉलेज मॉडल है, वो पूरी साइंस है एजुकेशन. मैं एजुकेशन विभाग के शिक्षक के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, हम सीखते हैं उन चीजों. कोई बुरा नहीं, सीखिए. ये जरूरी है कि हम पेडागॉजी के बारे में सीखें. शेयर योर नॉलेज, इट्स अ वे टू अचीव इमॉर्टैलिटी. नॉलेज को शेयर करना और कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के साथ शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण. समय आ गया है जब OER से मूव के ट्रांजिशन का जो है समय आपके सामने खड़ा है. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं क्या? ओपन कंटेंट के नाम से जानते हैं 98 के आसपास, 2002 में इसको टर्म कॉइन किया गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. ओपन प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज जो ICT से असिस्टेड हैं फॉर कंसल्टेशन, यूज एंड अडेप्टेशन बाय कम्युनिटी ऑफ यूजर्स फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस. यानी
नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। जो इंश्योर करते हैं वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जनरली हम ई कंटेंट के बारे में जानते हैं, ई लर्निंग के सामान्य भाषा में हम इतना ही जानते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रीली एक्सेसिबल है, आप देखेंगे विकिपीडिया की डेफिनेशन पे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा डेफिनेशन के रखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ल्ड का जो पूरे संसार का नॉलेज है ना, वो एक पब्लिक गुड, एक बुक है, नोट कीजिएगा, गिविंग नॉलेज फॉर फ्री, द इमर्जेंस ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, द इमर्जेंस ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फ्रीली अवेलेबल है बुक। वो कहती है कि इट्स सिंपल एंड पावरफुल आइडिया दैट द वर्ल्ड नॉलेज इज पब्लिक गुड। ये समाज का ही ज्ञान है भाई, ये समाज की प्रॉपर्टी है, ये समाज को वापस चाहिए, वापस देनी होगी हम, एक्सपर्ट्स की मनी है। वर्ल्ड वाइड वेब हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी देता है इसको शेयर करने की, यूज करने की, रिवाइज करने की। और जहां तक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के इमरजेंस का प्रश्न है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पैराडॉक्सिकल भी है कि कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट में जब तक जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो ज्यादा देगा, वो ज्यादा पाएगा। यानी क्या पाएगा? आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे नॉलेज के डोमेन में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नॉलेज का, तो यू विल बी इन द कंपटीशन, यू विल बी एबल टू फिल अप योर क्लासेस। आपके एडमिशन तभी होंगे भैया, प्रवेश तभी होंगे जब आप अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी पब्लिक में रेपो होगी अच्छी। जहां रैंकिंग की बात हो रही है, रैंकिंग में हर तरह के परिप्रेक्ष्य की बात होती है। अपनी रेपो को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है हम कंट्रीब्यूट करें नॉलेज डोमेन में। क्यों हम गांव को गोद ले रहे हैं, क्यों हम अपने सामाजिक परिवेश को जो है साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए योगदान करने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक विद्यालय की, एक इंस्टीट्यूशन की, एक संस्थान की वो छवि निखर कर आए, वो पहचान बने, वो गुडविल बने। वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स उस गुडविल को बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है। कई प्राइवेट विश्वविद्यालय इस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में योगदान देकर बहुत अच्छा काम कर भी रहे। MIT, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने OCW प्रोजेक्ट, ओपन कोर्सवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सन 2000 में MIT फैकल्टी ने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं हम इंटरनेट का उपयोग अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या एजुकेशन के लिए। तो वहाँ फैकल्टी मेंबर ने कहा हम अपने सारे जितने प्राइमरी जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसको हम फ्रीली, स्टूडेंट फैकल्टी है ना, जो भी लर्नर है हमारा, उसको हम पूरे विश्व में जो है किसी भी समय में फ्री जो है उपलब्ध कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट जब निकल के आया, पहले तो जाके नहीं भैया हम अपनी क्लास क्यों बताएं, क्यों पढ़ाएं, भाई मेरा फैकल्टी, मेरा स्टूडेंट, मैं बाहर क्यों बताऊं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किनारे हुआ सन 2000 में। उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट हुई ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की, ओपननेस की, एक्चुअल ओपननेस। दिस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 50 इन वेरियस कंट्रीज। 50 कोर्सेज केम 2002 में, 2014 में, और इस तरह से ये कारवां बनता चला है। मित्रों, मैंने बार बार कहा कि स्कूल एजुकेशन में तो हमें अक्सर जो है, किसी बच्चे को पूछो कि स्टूडेंट कि भाई आपका आदर्श शिक्षक कौन है, तो अक्सर वो अपने स्कूल एजुकेटर्स को बताता है, बट ही नेवर टॉक्स अबाउट हायर एजुकेशन टीचर्स। विडंबना, वो ना कनेक्ट हम कर नहीं पाए। वी हैव बीन फेलियर इन लीविंग द इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एज कंपेयर्ड टू स्कूल टीचर्स, जो कि हमसे बहुत कम पाते हैं तनख्वाह, पैसा, बहुत कम रिकॉग्निशन उनको मिलती है उनके कार्यों के लिए। हम तो एक पौधा भी लगाते हैं तो फोटो आता है, न्यूज़पेपर में आता है, जिसे MLT जी ने जो है पौधा लगाया पर्यावरण दिवस में। वो शिक्षक बेचारा मेरे गांव में जो है सालों से पौधे लगा रहा है, अपने आसपास के पूरे अपने पैसे खर्च करके अपने विद्यालय को बना रहा है। वो डेडिकेशन, वो इम्पैक्ट छोड़ता है। तो मित्रों, ये जो चीज है ना, बहुत दूर तक जाती है। वो इम्पैक्ट हमें छोड़ने का प्रयास करना है, तभी आप वो गुरुत्व हासिल कर पाए। पुश करने से नॉलेज पर काम नहीं चल पाएगा जब तक अंदर से जिज्ञासा को आप निकाल नहीं पाएंगे। ओपन एजुकेशन रिसोर्स यही काम करता है, वो पुल करता है नॉलेज, आपकी जिज्ञासा को बाहर लेके आता है।
देयर आर नो स्लो लर्नर्स, देयर आर ओनली स्लो टीचर्स। अगर मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूं तो मैं लर्नर को या शिक्षार्थी को या स्टूडेंट को आसानी से कह देता हूँ अरे सब डफर है, सब स्लो है। एक्चुअली इट्स अ वीकनेस इन मी, नॉट अबाउट द स्टूडेंट। वो तो सीखने ही आया भाई, मेरा काम उसको सिखाना है, मेरा काम उसको, अगर स्लो भी चलता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मेरा है। अगर मैं वो तब भी स्लो है तो इसका मतलब मैं स्लो हूं, मेरे प्रयासों में कमी, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील है। जी हाँ, इस तरह की जो सोच होती है ना, वो हमें स्कूल एजुकेटर्स में मिलती है। मैंने काम किया अभी स्कूल एजुकेटर्स के साथ मिलकर, हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट में एक फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी टूल्स फॉर स्कूल एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया। उसमें मैंने 12 लोगों की टीम के साथ उनको ट्रेन किया, ऑनलाइन कोर्स हमने निकाला और लगभग 47,000 टीचर्स ने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उसको दूसरे भी फेज में कर रहे हैं, पर उनका डेडिकेशन देखने लायक है। हायर एजुकेशन में के टीचर्स में हमारे बीच में ये डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता। बहुत कम ऑनरेरियम के साथ वो काम करते हैं, रेमुनरेशन के साथ काम कर रहे हैं। मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं है जितना हायर एजुकेशन में। हमारे मॉनिटरी इंसेंटिव है तब भी हम काम नहीं करते। क्यों करना है OERM, क्यों चाहिए? इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट द विजिबिलिटी, द वे वी कम्युनिकेट। फ्रेंड्स, वो जमाने चले गए जब हम पेड़ के नीचे पढ़ाकर गुरुकुल पद्धति में करते थे। अब काम में जो हमें काम भी करना है और विजिबल भी होना चाहिए वो काम, वो इम्पैक्ट छूटना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। वी वांट टू मेक द लर्निंग सक्सेसफुल, दिस इज द प्राइम एम। इफेक्टिव मैनर में कम्युनिकेशन करना है और करवाना है। ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हमारा बच्चा कम्युनिकेशन में वीक रह जाता है। उसके बारे में हम क्या प्रयास कर रहे हैं और अपना हमारी मेहनत क्या है उसकी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डेमोग्राफी, न्यू एपिचर्स, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, इन चारों ने जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को ट्रिगर किया। आज पूरा विश्व एक गांव की तरह है, हम लोग जुड़े हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ। वी आर गेटिंग द लेक्चर्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स इवन फ्रॉम अब्रॉड। अब कोविड का ये आफ्टर शॉक्स कहें या वरदान कहें कि हम कम से कम जो है इन गूगल मीट और इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे रूबरू तो हुए। शायद कभी मैं सोचता हूँ कि शायद कोविड ना आया होता तो अभी हम में से अभी भी 90% लोग इस चीज के बारे से इससे बेखबर होते, isn't it? तो ब्लेसिंग इज इन डिस्गाइज। हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, हर लेवल के लिए गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की आवश्यकता है। छुट्टी भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन चल रही है ना। टेक्नोलॉजी न केवल एडवांस हुई है, सस्ती भी हुई है, अफोर्डेबल हुई है। तो दोनों उस टेक्नोलॉजी का बेस्ट बेनिफिट उठाया जाए। क्यों करें हम काम? जैसे अल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन ऑफ शेयरिंग एज फॉर इंस्टीट्यूशन। भाई, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भारतभाज्यम न च भार्यकारी, वे कृते वर्धते नित्यम, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। पर्सनल नॉन मॉनिटरी गेन्स, पब्लिसिटी, रेपुटेशन विद इन द ओपन कम्युनिटी। लोग पैसा खर्च करते हैं सेलिब्रिटीज, यार ये इवेंट करा दो, ये पैसा ले जाओ, मुझे मुख्य अतिथि बना देना, ये कर देना। नहीं होता। पैसा दे के भी आपको पब्लिसिटी नहीं मिलती। OER ICT पे आप काम करेंगे, आपको काम करने का पैसा भी मिलेगा और आप एक पब्लिकली जो है एक पब्लिक फिगर भी बने। आप जहां केवल एक विश्वविद्यालय में जाने जाते हैं, एक संस्थान में जाने जाते हैं, आप पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाएंगे। और ये शेयरिंग इकोनॉमिक रीजन से भी जो है आपको फायदेमंद है, कमर्शियल रीजन से भी, कि हम जो है स्केल अप आसानी से कर सकते हैं अपने प्रयासों को। नेक्स्ट ये भी है कि भाई रिसोर्सेज को मैं बंद करके क्यों रखूं? कई बार उनको बंद करके रखना, क्लोज करके रखना कोई औचित्य नहीं। कई विधाएं एक्सटेंट हो गई क्योंकि हमने उसको शेयर नहीं किया। एकेडमिक अलायंसेस हैं, कोलैबोरेशंस हैं, वो कब आएंगे? कोई सिमल्टी जी के घर में आके निमंत्रण पत्र थोड़ा देगा कि भैया मेरे आ जाओ जापान में, यार हमारे साथ कोलैबोरेट कर दो। जब तक कि उसने सिमल्टी जी का मेटल नहीं देखा कि तो वो उनकी विजिबल नहीं है उनका वर्क ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तब तक क्या मतलब? मैं कितना भी अच्छा काम करूं, अगर इफ माय वर्क इज नॉट विजिबल, whether it is on pedagogy, whether it is on research,
इट मे बी। कोलैबोरेशन तभी आएंगे जब आपका प्लेटफॉर्म, आपका वर्क किसी प्लेटफॉर्म पर विजिबल होगा। इट्स ऑल अबाउट द विजिबिलिटी। आप क्या काम करते हैं और किस शिद्दत के साथ करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। तो संस्थान इन्वॉल्व हो, ये काम है संस्थान का, एकेडमिक ट्रेडिशन है हमारा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशली जो पब्लिकली फाइनेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान है जहाँ डायरेक्ट फंडिंग है, वो तो टैक्स पेयर्स के मनी से चल रहे हैं भाई। उनको तो शेयर करना ही है रिसोर्सेज। द क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एंड द कॉस्ट ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट रिड्यूस बाय शेयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतना कॉस्ट ऑफ जो है कम होती चली जाएगी। इंस्टीट्यूट की पीआर मैंने पहले भी कहा, जो पब्लिक रिलेशन है उसकी जो छवि है वो इन्हीं कोर्सेज से बनती है, इन्हीं कंटेंट से बनती है जो कि फ्रीली अवेलेबल। ये न्यू कॉस्ट रिकवरी मॉडल है। एमआईटी जो है इसमें एक सक्सेस मॉडल खुद से बन के आया, जिसे सन 2000 में 25 साल से वो काम कर रहा है। हम तो अभी जुम्मा 17-18 से 16-17 से स्टार्ट हुए। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बढ़ाता है लर्निंग। आप करके तो देखिएगा, हमने किया ना भाई। जब कोविड के दौरान हमने आईसीटी का बहुतायत यूज किया, हमने प्रयास किए किस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप इनको यूज किया जाए। तो ओईआर एंड मूव, अभी मैं आऊंगा इन चीजों पे भी। ओईआर एंड मूव क्यों करना है? क्योंकि एक लर्निंग स्टाइल को, एक पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट करना है, डिफरेंट ग्रेड लेवल में पढ़ाना है, डिफरेंट डिसिप्लिन को पढ़ाना है, डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट देना है, डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट कल्चरल प्रेफरेंसेस, स्पेसिफिक पेडागोजिकल नीड को अगर कैटर करना है तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज और मूव्स की हमें सहायता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, if we really want to completely cover the curriculum with quality, quote unquote, on time, OER and MOOCs are the facilitators. अब मैं ये नहीं कहूंगा सब मर्जों की एक दवाई है कि ऑटो मोड में जो है ऑटो पायलट मोड में प्लेन चला दो बस हो गया। नहीं, शिक्षक का प्रयास तो चाहिए ही चाहिए, शिक्षक का योगदान तो चाहिए। इसके लिए जरूरी है अब तक हमने पढ़ा क्यों। अब ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये बात करने का प्रयास करेंगे कैसे करेंगे। देखिए, द माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। जी हाँ, अपने दिमाग को खुला रखना जरूरी है। अब वो लाइसेंसेस, देखिए कॉपीराइट ने इसने पढ़ने पढ़ाने के जगत को बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा। तो ऐसे लाइसेंस जो कि कॉपी लेफ्ट कहा जाता है कॉपीराइट की वजह, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, उन कंटेंट को ढूंढना हमें आना चाहिए। वो होते क्या, पहले उसको समझना कि भाई जो कॉपीराइट है वो तो आप शेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस। मतलब कंडीशनली शेयरिंग हो सकती है व्हेन इफ यू आर एट्रीब्यूटिंग। अगर शेयर अलाइक हो सकता है कि भाई उसी माध्यम से करें, या कोई शर्त हो सकती है कि कमर्शियल यूज नहीं करना है तो एनसी लगा देंगे, मॉडिफाई नहीं करना है तो एनडी लगा देंगे। इससे हमें फ्रीडम, तब अगर इन लाइसेंस को की कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तो हमें फ्रीडम मिलती है एक्सेस करने की, कॉपी करने की, यूज करने की, अडैप्ट करने की, शेयर करने की। देयर आर 5 R's इन OER। यू कैन रिटेन, मेक एन ओन कॉपी। आपने कोई किताब खरीदी, क्या आप उसकी 5-7 कॉपियां जीरोक्स अपने यहाँ रख सकते हो चैम्बर में? एक कॉपी भी रख सकते हो? नहीं। आपने खरीदी, आप जीरोक्स करके दूसरे को दे नहीं सकते क्योंकि आप कॉपीराइट का वायलेशन है। देखिए, अपने पढ़ने पढ़ाने के लिए फेयर यूज की कैटेगरी में आता है कि 2, 5, 10, 20 स्टूडेंट को आपने जो है दे दिया, चैप्टर दे दिया कोई जीरोक्स करके, कोई बात। लेकिन एक बड़े लेवल पे आप पता चला 1000 आपका फेसबुक मेंबर है ग्रुप में और आपने एक पीडीएफ का एक बुक था अपना, वो आपने शेयर कर दिया। नो, यू आर वायलेटिंग द कॉपीराइट। लेकिन अगर वही कंटेंट क्रिएटिव कॉमन्स में है, सीसी लाइसेंस में है, तो यू कैन रिटेन इट, यू कैन रीयूज इट, यू कैन रिवाइज इट, यू कैन रिमिक्स इट, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइसेंस। ये क्रिएटिव कॉमन्स ने हमें ये सुविधा दी है। सीसी, कॉपीराइट क्या होता है? सी और पूरा सर्किल में। सीसी इज ए क्रिएटिव कॉमन्स इंटरनेशनल फाउंडेशन व्हिच अलाउज शेयरिंग, रिमिक्सिंग एंड रीयूजिंग लीगली। देयर आर 6 काइंड ऑफ लाइसेंसेस। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल मेबी, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस तरह से दे रहा हूँ। और कुछ समझ में ना आए तो एक कोड पढ़ ले, सीसी बाई, यानी जो ओपन डॉक्यूमेंट है, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक की रिपोर्ट है, मानी पॉलिसी रिपोर्ट है, उनको बोलते हैं पब्लिक डोमेन में सीसी बाई। आप उसका कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीसी बाई ऐसे, पर आपको रेफरेंस देना बस। सीसी बाई ऐसे यानी जो आप बना रहे हैं वो शेयर अलाइक होना चाहिए, मानी वही लाइसेंस आप यूज करेंगे उस पे, अगर आपने उससे रेफर किया।
अगर एनसी लिखा है तो यानी आप यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, कमर्शियली यूज नहीं करेंगे। एनडी लिखा है तो डिराइव नहीं करेंगे, एज सच लेंगे आप। अगर एनसी और एस है तो दोनों, एनसी एनडी है तो दोनों कंडीशन फॉलो कर लो। वैसे आइडियली तो ये जो लाइसेंस है ये हमें ये ट्रिपल लेयर्ड लाइसेंस होता है, कोडेड लाइसेंस होता है, जो एम्बेड करना होता है क्रिएटिव कॉमन की वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट में या अपने डॉक्यूमेंट में इसको एम्बेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो हम ये कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कागज साइन नहीं करना, कोई कुछ साइन नहीं करना। आपने देखा होगा क्रिएटिव कॉमन्स पे बेस्ड हमारे कई जर्नल्स भी पे काम कर रहे हैं। OER मूक्स लर्निंग मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अवेलेबल है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि किन किन तरीकों में आए। बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। हमारा खुद राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं, और स्वयं के अंडर में 9-10 जो हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे वो UGC है, AICT है, IGNOU है, NPTEL है, CEC है, ये जो निटर चेन्नई है, IIM बैंगलोर है, दीज आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर जो अब अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है, NCERT है, अलग अलग सब्जेक्ट में अपना अपना ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर स्वयं पर जो है। इसके अलावा भी अगर मैं कहूँगा OER का अगर ये तो मूक के प्लेटफॉर्म हो गए, OER के प्लेटफॉर्म में मैं कहूँगा यूट्यूब, विकिपीडिया, OER कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स, edX, Moodle, ये सब एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म। करना क्या है, पहला स्टेप छोटे छोटा पिक्चर भी और बड़े से बड़ा कोर्स, वो ओपन एजुकेशन रिसोर्स हो सकता है। जो भी आप जानते हैं और जो तथ्यात्मक रूप से सही है, विच इज फैक्चुअली करेक्ट, कैन बी डेवलप इनटू OER। उसको हम OER के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। हमने क्या किया था कि जो आप स्क्रीन पर समय देख रहे हैं आपको, कि एक हमने स्वयं की रिपोजिटरी बनाई। कोविड लॉकडाउन लगने वाला था 2020 में, मतलब हमें पता नहीं था लगने वाला है, पर 2020 में हम खबरें सुन रहे थे फरवरी में कि चाइना में ऐसा हो रहा है। तो हम एज ए स्वयं कोऑर्डिनेटर, मैंने कहा यार अगर बाय द वे इसलिए होती है जैसे चाइना में लोगों को बंद कर दे रहे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सिलेबस कैसे खत्म होंगे। तो देन आई केम अप विद द आइडिया। हमने अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट का एक अलग से पेज, अपनी एक वेबसाइट ली, उसका एक पेज बनाया और एक लिंक के आधार पर एक लिंक का जो सब्जेक्ट मैटर लिंक है, सब्जेक्ट टीचर्स को बोला कि भाई उससे रिलेटेड जो मैटर है वो किस लोकेशन पे है, उसका URL हमारे साथ शेयर कीजिए उस टॉपिक के साथ। देन वी हैड ए कंप्लीट रिपोजिटरी इन जस्ट 7 to 10 days। और जब लॉकडाउन लगा 21 मार्च, तब तक हम पूरे सिलेबस के साथ तैयार थे अपने स्टूडेंट के लिए। तो जब हम ICT बेस्ड चीजों को जाते हैं, हर बार पैसा लगे जरूरी नहीं है। आपको समय पर अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आप चीजों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं टीचिंग लर्निंग के। हम किसी भी तरह के कोर्स, फुल डिस्टेंस, सब्जेक्ट, ये सबको OER के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, जिसमें टूल्स, कंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इसके 3 कंपोनेंट हैं। जहां तक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव का वाला है, भैया उसको भी तो चाहिए कि नोट्स कैसे बनाने, कुछ समरी, वो समराइज अपने नोट्स बनाएगा, समरी बनाएगा, कोई व्यू पॉइंट बनाएगा, कोई स्मॉल लैब बेस्ड न्यू वर्केबल मॉडल है उसका उसने जो है OER बना लिया, वीडियो बना लिया, उसको आप असाइनमेंट के तौर पे दे सकते हैं। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी ओपन एजुकेशन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने कोर्स जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, उसमें भी हमने छोटे छोटे इक्विपमेंट को डिस्कस किया है, कैसे वो वर्क करता है। तो एक लेबोरेटरी का फैमिलियर एनवायरनमेंट आप दे पाते हैं। पहले कई वर्चुअल लैब्स के एनवायरनमेंट आपके पास अवेलेबल है कि बच्चे को लैब में जाने से पहले ही उसको लैब का एनवायरनमेंट से फैमिलियर करवाइए। उससे हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मनी है, एफर्ट्स है, वो बचेगा। हम पुरानी चीजों का भी नया उपयोग कर पाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट है, सर्विस है, कंटेंट है, इक्विपमेंट है, अपनी पहचान को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जैसा कि हम बोलते हैं सोशल मीडिया में, वो इम्पैक्ट करता है आपके भविष्य का। जैसा कि आप देख रहे हैं US वीजा में क्या हो रहा है, द वे यू आर बिहेविंग इन सोशल मीडिया इज बिकमिंग डिसिसिव इन गेटिंग योर वीजा फॉर योरसेल्फ। तो आपकी एड मैट्रिक्स डिपेंड करती है, आपका सोशल मीडिया का जो बिहेवियर है वो आपको, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चे को ही बताना कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि आप किन चीजों को यूज कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो भी आपको डिफाइन करता है, ये भी बताना। अब बात करते हैं फैकल्टी पर। देखिए, कुछ स्मार्ट क्लासेस आपने बनानी, नोट्स, आउटलाइन,
रिमाइंडर्स फॉर स्टूडेंट्स आपने बनाए, मेकिंग रूटीन सेमेस्टर इंस्ट्रक्शंस, एसओपीज आपने ऑनलाइन कर दिए, लैब मैनुअल ऑनलाइन कर दिए, आईसीटी बेस कर दिए, वहाँ क्यूआर कोड लगा है, बार बार एक चीज बतानी नहीं, लेबोरेटरी में घुसते ही बच्चे ने क्यूआर कोड स्कैन किया और उसको सारी डिटेल पता चल गई। सर हमें ये बताना चाहते हैं कि लेबोरेटरी के पहले दिन ये चीज आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना। तो अपने एफर्ट्स को बचाइए। कई छोटी छोटी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है सीखने की। आप किसी भी कंटेंट, किसी भी पिक्चर, किसी भी चीज को हम जो है क्यूआर कोड के माध्यम से परिचित कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट डॉक्टर इन जापान। जैसे मैंने लैब में एंटर किया, देखा जापानीज और इंग्लिश में लिखी हुई 20 से 30 पेज की एक किताब, छोटी सी बुकलेट जैसी थी, जिसमें छोटी छोटी बातें पिक्चर के माध्यम से, रे के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, लाइक प्रिपेयरिंग कॉलम कैसे बनाए, ताल कैसे देखे, मेनिस्कस बोलते हैं, यूरेट कैसे पकड़ना है, बेसिक थिंग, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कौन सी लाइट ऑफ करनी है, कौन सी छोड़नी है, किसको बंद नहीं करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, वो हर छोटी छोटी बातें उस बुकलेट में। हमारे पास किस में लेबोरेटरी में आपकी जो है इस तरह का प्रोटोकॉल लिखा रहता है? क्या हम कर नहीं सकते? ये भी अपने में एक एजुकेशनल रिसोर्स है, इसको हम डिजिटलाइज कर दें और अच्छा हो जाए। मेकिंग स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड कंटेंट हम करते हैं। यूजीएम पीजी को एक ही टॉपिक पढ़ाना है तो एक ही चीज थोड़ा पढ़ाते, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना होता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी बनाना है ना हमको, पर्सनलाइज लर्निंग करनी है ना, स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। पर्सनलाइज लर्निंग की सक्सेस स्टोरी आपको दिखेगी, टॉपर्स लर्निंग, बायजूस, फिजिक्स वाला एंड सो ऑन। आज फिजिक्स वाला जो है अपना आईपीओ लेके आने वाला। अब ये एजुकेशनल रिसोर्सेज, देखिए हर चीज आप जनरेट तो नहीं कर पाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से चाहिए। कैसे मिलेगा? स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला, विद्यामित्र चैनल, इवन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अपने यूट्यूब चैनल है वेस्टर्न वर्ल्ड के। मैंने अभी तक कोई ऐसा, अगर मैं एनपीटीएल को छोड़ दूं, आईआईटी के को छोड़ दूं, आईआईटी का, हालांकि एनपीटीएल अपने में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरी, तो लगभग हर एक विश्वविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल होता है वो सीमित रहता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, कॉन्वोकेशन के सेरेमनीज की के जो है सेरेमोनियल जो चीजें हैं केवल उनकी रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में, यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज में, यू विल फाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ MIT, वहां पर आपको रिसोर्सेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपनी जगह पर बैठे हुए, मैं नागपुर के एक टाउन में, छोटे से टाउन, वो महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन में बैठकर, विदर्भ का एरिया है या आपका नांदेड़ का इलाका है, आप वहां का बच्चा भी, गांव का बच्चा भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लेक्चर्स को देख सकता है। मिनिमम एडिटिंग के साथ लाइव लेक्चर्स को लोड कर देते। दैट इज अ वंडरफुल रिपोजिटरी, कांट वी डू इट? इसके अलावा एडेक्स, कोर्सेरा, खान एकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, WHO, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कोर्सेज अवेलेबल है। न केवल खुद देखिए, अपने स्टूडेंट्स को भी बताइए। These resources are available to make your teaching, learning, research at the quality level. इससे पहले कि मैं आगे बात करूंगा, देखिए यूजीसी ई रिसोर्सेज भी एक सिंगल विंडो है हमारे पास, जहां पर आपको इस तरह के सारे रिसोर्स मिलेंगे। 27 मूक्स इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस में मेरा मूक टॉप में आपको दिख जाएगा। नॉन टेक्नोलॉजिकल मूक्स है, उनके कंटेंट अवेलेबल है। ईपीजी पाठशाला 67 सब्जेक्ट्स, ईपीजी पाठशाला खोलिए ना, खोलते ही आपको क्या मिलता है? सब्जेक्ट की लिंक मिलेगी, नीचे स्क्रॉल करके उस सब्जेक्ट में जाएंगे, कौन सा टॉपिक, कौन सा मॉड्यूल आपको चाहिए, उसका वीडियो, उसका स्क्रिप्ट सब मिले। पाठशाला के बाद से ही उसको मूक ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। शुरुआती फेज में वो रीपर्पस मूक्स ऐसे ही थे जो यूपीजी पाठशाला में डिफरेंट सेगमेंट में कंटेंट थे, उनको जोड़कर एक ऑनलाइन कोर्सेज बनाए गए। उसके बाद से नए कोर्सेज भी बनने स्टार्ट। मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ, आप चैट बॉक्स देखिएगा, ये कस्टमाइज लिंक है जहां पर आपको इससे रिलेटेड और मेरे दूसरे लेक्चर से रिलेटेड भी आपको जो है कुछ चीजें मिलेंगी, और इन जनरल भी tiny.cc/link/semester। ये लिंक को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है? तो
आई थिंक तो 2GC ई रिसोर्सेस एक सिंगल विंडो है आपके ई कंटेंट। एक बार टटोल के तो देखिए साहब, एक एक चीज मैं दिखा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमें ये चीज खुद देखनी है, एक्सप्लोर करनी है। मैंने ये सारे लिंक आपको उस लिंक में दिए। मुद्दा ये है कि फिजिकल लर्निंग के एक्सपीरियंस को हमें एनरिचिंग बनाना है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को लेके आना। स्टूडेंट उचट जाता है, हमारा विदक जाता है एक मोनोटोनस काइंड ऑफ लर्निंग, उसको ब्लेंडेड लर्निंग देनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस बारे में विचार विमर्श करे, ग्रुप डिस्कशन हो, तब वो ब्लेंडेड लर्निंग का आर्क जो है कंप्लीट होता है। Different models, I am not going to the detail of those things. Maybe someone who will be taking the blended flipped learning, वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। और flipped learning को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट, अक्सर हम करते भी हैं, हो सकता है हम टर्म अब बता रहे हो आपको, कि पहले हम एप्लीकेशन की बात करें किसी चीज को और फिर उसके कॉन्सेप्ट को बाद में उसको उससे कनेक्ट करें, है ना। स्टूडेंट गेन नेसेसरी नॉलेज बिफोर द क्लास, यानी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो दे दिया, उसके एप्लीकेशन का, ठीक है, उसके एप्लीकेशन का दे दिया, और तब मैंने उसका पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी क्लास देखनी है, तो मैं अपनी क्लास को घुमाने ले गया एक दिन पास के पॉन्ड में, और सैंपल जो है उनसे कहा कि यार इससे वाटर के सैंपल निकालो, कीड़े वगैरह जो है इसके वो निकालो, एंड देन वी स्टडीड इन द क्लास। फिर हमने उनको कहा कि देखो ये अलग अलग तरह के इनके ड्राइंग बना ली हमने। अब नाउ वी विल देखेंगे कि उनके जो वो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। यानी वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, या फिर उसका कोई वीडियो मैंने ऐसे दिया, उसको हमने डिस्कस किया, देन वी टॉक टू द बेसिक्स। बेसिक्स को हमने लेट में बात करना, उसे कहते हैं फ्लिपिंग द क्लास। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन्वर्टिंग द टिपिकल साइकिल ऑफ कंटेंट एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन। पहले हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, तब उससे रिलेटेड कंटेंट एक्विजिशन की बात करेंगे। ये हमें एम्पावर करता है एज ए टीचर कि हम ज्यादा से ज्यादा समय एक स्टूडेंट्स को दे पाए टीचिंग एंड लर्निंग में, डिस्कशन में ज्यादा समय व्यतीत करें, स्टूडेंट्स को भी एक एनरिच स्टेटमेंट मिलता है, एनरिच एक्सपीरियंस मिलता है। वी नीड टू बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सक्सेस। स्टूडेंट एम्पावर होंगे, टीचर एम्पावर होंगे, स्टूडेंट को ज्यादा समय मिलेगा, टीचर को ज्यादा समय मिलेगा, उसका समय बचेगा, ज्यादा समय वो डिवोट कर पाएगा स्टूडेंट्स एंगेजमेंट पे, और स्कूल और इंस्टीट्यूशन अपनी रेपो जो पीआर है वो अच्छा बना पाएंगे, अपना प्लेस उस रैंकिंग में इंश्योर कर पाएंगे। एक ओवरऑल टीचिंग लर्निंग का जो क्वालिटी लर्निंग का जो नेटवर्क है या इकोसिस्टम है वो बन पाएगा। तो जो टूल टेक्निक हमें यूज करनी है, मुद्दे की बात यह है कि वो फ्री हो, बिल्ड हो, कष्टदायी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा झामताम नहीं होना चाहिए, चाहे वो रीडिंग की बात हो, राइटिंग की बात हो, चाहे मैथ्स की, चाहे कम्युनिकेशन। तो वी नीड टू लुक इनटू द TPACK मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT पेडागॉजी। मैं इस चीज को थोड़ा सा विस्तार दूंगा। देखिए आप ये देख रहे हैं, देखिए फॉर इंटीग्रेटिंग द ICT इन द पेडागॉजी, ICT पेडागॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी, कंटेंट कि आपको क्या पढ़ाना है, पेडागॉजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना है। जब इन तीनों लेवल का नॉलेज हम इंटीग्रेट करते हैं, तब उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज, TPACK मॉडल, एंड दैट टू इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यही सक्सेस का राज। आपको डिटेल पढ़ना होगा तो कॉमन विकिमीडिया में आप जाइएगा, यू विल फाइंड दिस। विकिपीडिया में आपको TPACK मॉडल के बारे में पूरा मिलेगा, आप विस्तार से पढ़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, वो भी क्लिक नहीं करेगा जब तक कि आप उसे अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। जब ICT में इंटीग्रेट करने की बात तो आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। पता ही नहीं कि फाइल शेयर कैसे होती है, पता ही नहीं कि एनोटेट कैसे होती है, तो कैसे पढ़ाएंगे हम उस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी आवश्यक है ICT पेडागॉजी। हम हर साल स्वयं प्रयास करते हैं कि स्वयं के बारे में इंटीग्रेट करें। ये जो आप अपने स्क्रीन में सामने देख रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारी लिंक्स मैंने वहां भी दी है, आपको उस लिंक्स में भी दी है, यू नीड नॉट टू वरी। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने स्टूडेंट को भी बताइए, चाहे UGC रिसोर्सेज
एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ मूक इज कंसर्न, जाने वाले 10 मिनट में 15 मिनट में आप उसको सम अप करूंगा कि क्या है मूक। लार्ज एनरोलमेंट रेशियो, जहाँ हजारों में जो है एनरोलमेंट्स होते हैं, किसी को रोकना नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है कुछ भी, नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, पूरी तरह से ऑनलाइन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट है, इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति एनी टाइम एनीवन एनीवेयर कैन लर्न। 3 A's। दिक्कतें तब आती है, ये चीज तब लगती है कि जो बच्चा झिझक रहा है। लर्निंग ब्रेकडाउन के मॉडल, क्लासरूम लेक्चर्स एंड लर्निंग ब्रेकडाउन, ये आइसबर्ग मॉडल है। बच्चा पूछ नहीं पा रहा है, क्वेश्चन का अंबार लगा है अंदर, लेकिन मुंडी हिलाता है बस। सर इसके पहले की स्लाइड थोड़ा बताओ सर प्लीज। इससे पहले की स्लाइड अभी की, अभी तो रहा सर, 1 मिनट पहले की ये। हाँ तो ओके हाँ ओके सर ओके। तो केवल वो पूछ पाता है, बार बार नहीं पूछ पाता, वो पूछ पाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तो ऑनलाइन कोर्सेज और ई कंटेंट के बारे में ये बात है कि वो उसका जो है ब्रेकडाउन जो है, जो कहें कि आइस ब्रेकिंग करता है। बच्चा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कंटेंट को देखेगा, 4 बार देखेगा, कहाँ समझ नहीं आ रहा, वो पिन पॉइंट करके पूछने की हिम्मत कर पाएगा। ये जरूरी है। आपने कितनी भी टॉपिक कितनी बार पढ़ा है, 1 बार से ज्यादा कोई शिक्षक नहीं पढ़ा पाता, ना उसे समय अलाउ करता है। कैसे हम, अब हर एक व्यक्ति पेट्रोल जैसा स्टूडेंट तो नहीं होता ना, कई कोयले जैसे होते हैं, कई पत्थर के कोयले जैसे रहते हैं जिनको समय लगता है। अब हर एक लर्नर की एबिलिटी अलग अलग है, ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है, तो उसको अपॉर्चुनिटी बराबर कैसे देंगे हम, इक्विटी की बात कैसे करेंगे, वो हम आईसीटी के माध्यम से कर पाएंगे। उसके लिए स्वयं के कोर्सेज को, आईसीटी के प्लेटफॉर्म जो हमने बताए हैं उन पर जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए स्वयं। 4 क्वाड्रेंट यानी 4 स्तंभ है, जहां पर एक कंटेंट, एक स्तंभ, एक क्वाड्रेंट है वीडियो लेक्चर फ्रॉम एक्सपर्ट, दूसरा कंटेंट उसी के नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट उससे रिलेटेड क्विज जो कि सेल्फ असेसमेंट क्विज भी होंगी, ग्रेडेड क्विज भी होंगी, इंटरनल के मार्क्स आपको उसके माध्यम से जाएंगे, और चौथा क्वाड्रेंट होता है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, जिससे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स के जो 4 क्वाड्रेंट है वो उसके सक्सेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाट वी नीड टू डू, चाहिए आइडेंटिफाई कीजिए कि जुलाई में जो आपके जो है कोर्सेज रन होने वाले हैं, उनमें से कौन कौन से आपके सर किस पर्टिकुलर पेपर से मैच करते हैं, पीओएस में पुट कीजिए, एकेडमिक काउंसिल में पुट कीजिए, ईसी में पास कराइए। ऑनलाइन कोर्सेज के क्रेडिट के ट्रांसफर हेतु कोर्स को सिलेक्ट करके क्लास का जो टीचर है, जो वो सब्जेक्ट का टीचर है, वो कोर्स कोऑर्डिनेटर की भूमिका के रूप में वो भी एनरोल करेगा, साथ में डिसेमिनेट कीजिए इन्फॉर्मेशन को, कोर्स में रजिस्टर करवाइए, इंश्योर कीजिए सब बच्चे रजिस्टर करें, टर्म एंड एग्जाम दे एनटीए के माध्यम से होता है या एनपीटीएल के माध्यम से होता है। हालांकि आप स्वयं ने ये भी लिबर्टी दी है, भाई देवे भैया कोई बच्चा हमारा विदर्भ में है, उसका जो सेंटर है बहुत दूर पड़ा है, वो जा नहीं सकता है, तो विश्वविद्यालयों या संस्थानों को ये छूट दी गई है कि वो अपना पेपर, उस पर्टिकुलर पेपर का खुद बना सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल, और वो वहीं का वहीं एग्जाम दे सकता है। इंटरनल आपको उस कोर्स से मत मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नया रूलिंग आई है पिछले साल, बस आप स्वयं को अडॉप्ट तो कीजिए। एक्सटर्नल आप खुद करेंगे, इंटरनल आपको वहां से मिल जाएंगे कोर्स से बच्चों को। हाँ, सर्टिफिकेशन तो नहीं होगा, पर यहाँ के आपके बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सर्टिफिकेशन तभी होगा जब आप एनटीए में एग्जाम फी भरेंगे बच्चे और वहां से देंगे, तो सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा। ठीक, तो लगभग अगर आप स्वयं के मूव को क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप तो 40% क्रेडिट ट्रांसफर आप कर सकते हैं हर सेमेस्टर। तो क्या है मूव्स? तो फ्रीली अवेलेबल एजुकेशनल कंटेंट है, क्वालिटी, सिंपली इफेक्टिव, एंगेजिंग है, कंसाइज है, फैक्चुअली करेक्ट और प्लेजरिज्म फ्री है, कॉपी पेस्टिंग नहीं चलती यहाँ पर। एज ए स्टूडेंट आपका स्टूडेंट एनरोल कर सकता है फ्री में, फ्री एनरोलमेंट है, पढ़ फिर सकता है। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब एग्जाम देगा, एग्जाम फी भरेगा, क्योंकि नॉमिनल फी। क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकते हैं अगर आप उसको पीओएस या ईसी में पास कर दें। सारे कोर्स फ्री है लर्न करने के लिए। फैकल्टी मेंबर पोस्ट डेवलपमेंट के लिए पार्ट बन सकते हैं। अभी यूजीसी में जो है, यूजीसी का नोटिफिकेशन देखेंगे 30 जून तक जो है विभिन्न टॉपिक्स पर जो है कोर्सेज की कॉल आई है। आप प्रपोजल बनाइए, इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाइए, अच्छा सा। एक्सपीरियंस नहीं है वो 5 साल का मिनिमम, तो अपने किसी सीनियर के साथ मिल बैठ के बनाइए। नेशनल कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट में जाइए, अभी यूजीसी की तो मैंने कॉल आई रखी है, आप देखिए उसको।
बहुत सारे को एआई रिलेटेड ज्यादातर चीजें हैं, एआई के एप्लीकेशन की बात हो रही है, जो कॉल आई है उसमें जस्ट ट्राई, समय समय पर आती रहती हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में तो हम एनपीटीईएल वाले में वो आईआईटी के थ्रू ही होता है, लेकिन एटलीस्ट जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं वो हम बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं बात को रैप अप करूं, एक बात कहना चाहूंगा कि डू नॉट जंप इन क्रिएटिंग ओईआर एंड मूव्स जब तक कि आप उसे अच्छी तरह यूज करना नहीं जानते। यूज करने के नाम पर हमारे से कई शिक्षकों ने पीडीएफ बॉम्ब, बुक बॉम्ब का इस्तेमाल किया, ग्रुप में पूरी बुक जो है पीडीएफ डाल दिया, हाँ बच्चों में पढ़ लेना। दिस इज नॉट द वे ऑफ शेयरिंग द कंटेंट, की कंटेंट। यू शुड एनोटेट, आपको उसको अंडरलाइन करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, और उतना ही टॉपिक, लाइक 3 पेज 4 पेज से रिलेटेड टॉपिक है, उसको एनोटेट कीजिए। आप कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या रखना है, क्या नहीं, उसमें मार्क कीजिए, कमेंट डालिए, और तब वही 4 पेज जिसमें एनोटेट किया हुआ है वही आपको शेयर करना है। दिस इज द वे ऑफ शेयरिंग द कंटेंट, नॉट यूज द बॉम्ब्स। पूरा बुक ही डाल दिए, बोला ग्रुप में पढ़ लेना भैया, चाहे भले ही गुरुजी ने उसको जो है किताब, वो खुद किताब जिंदगी में नहीं पढ़ी हो पूरी। हमें स्क्रीन करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से एजुकेशनल रिसोर्सेज किस किस क्वालिटी रिसोर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब हो, विकिपीडिया हो, स्लाइड शेयर हो, यूजीसी कंटेंट। देखिए कई जगह जंक भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्क्रीन आपको करना है। नीर शेर का विवेक आपके अंदर है, आपको उस चीज पे करना है, लेके आना है। आप उसको चीज को ये लेके आना है कि भाई वो सही क्या है, क्या चीज इफेक्टिव है, उस चीज पे हमें बात करनी है, वो चीज शेयर करनी है बच्चों के साथ। न केवल ऑनलाइन कोर्स कीजिए, ऑनलाइन कोर्स अगर आप करते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज। एफटीपी में करेंगे तो घर बैठे आपको जो है कैश के एडवांटेज भी मिलेगा। मेक स्मॉल ओईआर, सीसी लाइसेंस के साथ को शेयर कीजिए। कोई किताब, कोई आप कविता भी लिखते हैं तो सीसी लाइसेंस को यूज कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं आप अपनी स्वरचित कविता को, स्वरचित किसी गद्य को, पद्य को, प्लान कीजिए आज और अभी। जाइए यूजीसी की वेबसाइट में, आपको मिलेगा प्रपोजल, उसका पूरा गाइडलाइन मिलेगा। मेक द प्रपोजल फॉर डेवलपिंग मूव्स विद अ गुड टीम। आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना रहा है 5 मिनट का, जहां आप बताएं कि भाई मेरे ये फला कोर्स मैं बना रहा हूँ, इसकी जरूरत ये है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आप ये कर पाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद 4, 5, 6, 8 आपने ऑब्जेक्टिव दिए, उसका वीक का प्लान देना है आपको कि हम किन किन क्या 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 चीज कवर करने वाले हैं, और इनवाइट करना है अपने लर्नर्स। और वही चीज जो है रिव्यू होती है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, कि आप कौन सा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो चीजें जो है आप देखिएगा। परफॉर्मेंस सब कुछ लिखा है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 13.5 लाख का, 13.5 लाख के बजट का प्रोजेक्ट लेने की। चैलेंजेस आज है, रहे हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगे। देयर आर लैक ऑफ यूजर्स कैपेसिटी टू एक्सेस, रीयूज एंड शेयर ओईआर। भाषाई और कल्चरल और सांस्कृतिक जो है बैरियर्स हमेशा रहे हैं, दिक्कतें आती हैं। ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में बनते हैं, पर जो अच्छे कंटेंट है उसका 8 इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन भी हो रहा है। वी वर लकी एनफ टू बी इन द नंबर 1 लॉट ऑफ दोस ट्रांसलेशन। क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है कई बार, कई सब्जेक्ट्स में एप्रोप्रिएट पॉलिसी सॉल्यूशंस नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो आइसोलेशन में कर रहे हैं, दूसरों को बता नहीं रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है कोलैबोरेशन का। अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो है ओईआर की रिपोजिटरी कहाँ है, उसको कैसे यूज करना है। अपने सब्जेक्ट के बारे में मुझे ही नहीं पता है कि भाई कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स अच्छे कहाँ अवेलेबल है, जबकि हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कई बार एम्प्लॉयर से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलता है ढंग से, स्किल नहीं है चीजों को करने, चैलेंजेस बहुत है। लेकिन जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे चीजें सुलझने लगती हैं। तो क्यों करना है, वापस से बोलूं, टू रिटेन आवर एकेडमिक इंटीग्रिटी एज मेंटर ऑफ टेक्नोक्रेट फास्ट लर्निंग मल्टीटास्किंग स्टूडेंट। बहुत तेज तर्रार स्टूडेंट, बहुत तेज भागने वाला है, उसकी स्पीड में अगर आपको चलना है तो हमें वो एकेडमिक इंटीग्रिटी बनाए हुए रखते हुए आईसीटी बेस्ड जो है टीचिंग लर्निंग पे फोकस करना होगा, सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। पावर पैक्ड कंडेंस फॉर्म में वो प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। एक टॉपिक को 2.5-3 घंटे में कोई भी कर सकता है। अगर आपको कहा जाए आधा घंटे में इस चीज को खत्म करना है तो आना चाहिए।
डिजायर्ड टाइम फ्रेम में हम सिलेबस पूरा कर पाए इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी के साथ, एनी टाइम एनीवेयर एनीवन कैन लर्न एंड रिमेंबर। आसान नहीं है रहा, इट इज चैलेंजिंग, बट इट वुड मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजियर, इंटरेस्टिंग एंड इम्पैक्टफुल। विश्व गुरु एक रात में नहीं बनेंगे, कई रातें काली करनी होंगी शिक्षकों को भी, छात्रों के साथ, तभी हम चीजें उस पर भी बन पाएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन लाइक राइजिंग टाइड इज गोइंग टू लिफ्ट ऑल बोर्ड्स। ये ज्वार है, आपकी बोर्ड्स बहुत ऊंची चली जाएंगी, बट मैं क्या कहता हूँ कि किक स्टार्ट योर एफर्ट्स ऑन टाइम। आज अगर एफर्ट स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो आप वो आने वाले ज्वार को भी ना खो देंगे। अडेप्ट टू चेंज, हमें चेंज होना होगा, बिकॉज इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत अच्छी पुस्तक है हु मूव्ड माय चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, जरूर पढ़ेगा। 32 पेज की किताब, 4 चूहों की कहानी, जो ये बताती है कि आप वो चेंज क्यों होना चाहिए, चेंज नहीं हुए तो क्या होगा, जो चेंज होते हैं उनका वो क्या पाते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं वो क्या खोते हैं, उनकी क्या कैटेगरी अलग अलग होती है लोगों। तो उन 4 व्यक्तित्व का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, जरूर पढ़िएगा। नहीं तो उसकी यूट्यूब पे, अब मैं आपको फुर्सत नहीं है आपको 32 पेज को पढ़ने की भी, तो यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा जो आपको पूरा समझा देगा इस किताब का लबोलवाब क्या है। बेस्ट सेलिंग बुक है। दिस माय चैनल ओपन नॉलेज, आपको लिंक भी हमने दिया है openknowledge.ok नाम से, आपको मेरा चैनल एकेडमिक चैनल दिखेगा। एकेडमिक राइटिंग कोर्स को हम लेके आते हैं हर साइकिल में, मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट साइकिल इट विल बी रनिंग। इस साइकिल में तो रन नहीं हो रहा है। लगभग 80,000 से ऊपर लर्नर, प्रोफेसर मोना एंड प्रोफेसर रजत आर टीम मेंबर्स। वी हैव बीन इन टॉप 30 वर्ल्ड वाइड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया। 5 कोर्स थे उस टॉप 30 लिस्ट में वर्ल्ड की, and my course was a number 1 with the number 1 exam registration in various cycles. Press Information Bureau से हमको जो है रिकॉग्निशन मिली है इस बारे में भी। अमेजोन में अभी आप पहली फुर्सत में अमेजोन को खोलिए, वहाँ JSMLT नाम डालिए या एकेडमिक राइटिंग नाम डालिए, तो यू विल फाइंड ये पॉडकास्ट बाय मी एट 0 रुपीज। पॉडकास्ट प्लेयर में रन कीजिए और पूरे कोर्स का आनंद उठाइए इन पॉडकास्ट ऑडियो चैनल पे। It's my book on academic writing, which I have finalized in 2021, and reprint is also available. And I humbly request you to recommend this book for your scholars and for your library. You will find it very valuable resource. We have got wonderful response across the globe for this book. इस book का बहुत अच्छा हमें response मिला है। And with this thought, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा इसी बात के साथ कि 100 साल पहले Indian poet and global knowledge गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर articulated his vision of the future when he wrote of the world. उन्होंने सिर्फ विश्व की परिकल्पना की, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Yes, where knowledge is free. Can we or move help us get closer to such a world? उस दुनिया के करीब हम पहुंच रहे हैं, पहुंच पाएंगे क्या? ये हमें खुद पूछना है, क्योंकि हम करने वाले हैं, कोई और नहीं करेगा। So with this, the final link again for you. You can scan the this customized link, जो जिसमें कि आपको सारी लिंक्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो मैंने बात की है। tiny.cc links by / links by CMLT customized लिंक है मेरे ड्राइव का एक डॉक्यूमेंट का। तो with this, I humbly thank the MMTC Nagpur University Nagpur for the kind invitation and the question. And, that these are UGC, CEC, MRC Route, I'm Bangalore. We've been trained for the MOOC pedagogy in Bangalore. Lucky enough to be there, be trained by the experts. And NITR Chennai. And this is my beautiful university in the lap of Himalayas. And with this, I humbly thank you all for the patience listening. Thank you. This is my email ID, my phone number. I am always available for any kind of academic and professional help. Thank you. Very nice session, sir. Friends, any query if you have, please ask, or any feedback from your side. Very nice season, sir. हेलो। Thank you. हाँ, बोलिए मैडम। हाँ, नमस्ते सर। अगर हमें मूक कोर्स का डेवलपमेंट, मतलब हमको अगर बनाना है तो कितने चैप्टर्स या कितना कंटेंट उसमें होना जरूरी होता है? क्या होना जरूरी था, मैं सुना नहीं आपको। कितने कंटेंट चैप्टर्स या कितना तो कितना कंटेंट होना जरूरी देखिए है? कंटेंट, चैप्टर्स या देखिए कितना मैं बताऊं कंटेंट आपको, करने की हमें अगर मैं 4 क्रेडिट का कोर्स बनाने का प्लान कर रहा हूँ
तो 4 क्रेडिट का मतलब 40 घंटे का कंटेंट होना चाहिए। 40 घंटे में 20 घंटे के आपके वीडियो होने चाहिए, 20 तक। इट में रेंज फ्रॉम 15 to 20, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 20 ही चाहिए, 15 से 20 हो सकता है, ठीक है। और इट विल रेंज फ्रॉम 12 to 15 वीक का एक आपको प्लान बनाना है। मैक्सिमम आप 40 मॉड्यूल बना सकते हैं, 40 मॉड्यूल जिसमें हर मॉड्यूल आधा घंटे का होगा, ठीक है। हर आधा घंटे की स्क्रिप्ट के लिए आपको कम से कम 13 से 14,000 वर्ड की स्क्रिप्ट लिखनी होती। आप मान के चलें कि कम से कम 10-11 पेज का कंटेंट आपका मिनिमम होना चाहिए। 12 फॉन्ट और 1.5 लाइन स्पेसिंग में अगर आप लिख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन में, तो आपका कंटेंट कम से कम 10-12 पेज का होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द स्पीड, कि आप किस स्पीड में बोलती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो मैं आधा घंटे में जो है मेरे ख्याल से 12-13 पेज बोल जाता हूँ। आप अगर स्लो बोलती हैं तो हो सकता है आप 8-9 पेज का कंटेंट ही आपके लिए सफिशिएंट हो आधा घंटे के लिए। मुद्दा यह है कि मैं एंगेजमेंट कैसा रखती हूँ, मेरा यूनिक पर्सपेक्टिव है। जनरली क्या है, कंटेंट हमको पेपर के हिसाब से रखना चाहिए। जब हम पेपर बेस बना रहे हैं कि वो थ्योरी का पेपर का सिलेबस कैसा है, तो उसी के इर्द गिर्द हम घूमें। कोई नई चीज बना रहे हैं तब बात अलग है कंटेंट, और ऐसा नहीं कि इतना बनाना ही बनाना है। अगर आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, जाहिर सी बात है आप 10 घंटे के वीडियो के ही बनाएंगे, यानी टोटल 20 आवर्स। 10 घंटे के वीडियो बनाने का मतलब है 10 गुणा 2 यानी 20 घंटे का टोटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी उसमें कंटेंट, ई कंटेंट भी तो आएगा ना, उसका स्क्रिप्ट भी तो लिखोगे ना, क्विज भी आएगा ना, तो उसको डबल कर देते हैं। तो अगर मैंने 20 घंटे की वीडियो बनाया तो टोटल मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितना है, 40 आवर्स, ठीक है। तो 40 इस तरह से आपको गाइडलाइन में मिलेगा। ये सारा स्वयं की गाइडलाइन में इसमें क्रिस्टल क्लियर ढंग से इसमें बताया गया है। पर आप एक बार अपनी स्पीड के हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि आपको आधा घंटे किसी चीज को बोलना है तो आपको कितना पेज लिखना होगा, वो चीज जरूरी है। एंड दैट टू वो प्लेजिंग फ्री हो, कॉपी पेस्टिंग ना हो, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैडम। हेलो सर, हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, अगर हमने स्वयं में 2 या 3 अलग अलग कोर्सेज में एनरोल किया है और उसका एग्जाम डेट सेम डेट आएगा, तो सर कोई कैसे फिर उसको मैनेज करेंगे? देखिए स्वयं में इसीलिए पहले लिखा रहता है कि देखिए एग्जाम डेट अगर सेम है तो आप डिफरेंट स्लॉट ही मैनेज कर सकते हैं, उसके अंतर नहीं कर सकते आप। इसका कोई उपाय नहीं है। आपको अगर करना है अपने लर्निंग के लिए रख लीजिए, वो कोई इश्यू नहीं है। वो वैसे भी आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगी। एक सिंगल स्लॉट में आपको एक ही एग्जाम देने को मिलेगा जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे, वो आपको भरने ही नहीं देगा दूसरा पेपर सेम स्लॉट में। तो यही हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 2 एग्जाम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी अगर वो डिफरेंट स्लॉट में है, यानी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में है, तभी आप कर सकते हैं। उसका उपाय यही है, आपको पेपर छोड़ना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी बोले। Anyone else? Hello, sir. Good morning. Good morning. Sir, what should be the qualities to start a Swayam course as a facilitator? I mean, जो teacher होना चाह रहा है, Eligibility, yes. एलिजिबिलिटी क्या रहता है? एलिजिबिलिटी देखिए, एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर की एलिजिबिलिटी डिफाइंड है कि मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के पास होना चाहिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। लेकिन दिस इज ओनली फॉर द कोर्स कोऑर्डिनेटर, नॉट फॉर अदर मेंबर्स। यानी अदर मेंबर्स, आप अगर आप बल्कि मेरा एक्सपीरियंस मान लिया 5 साल से कम है, तो आई विल बी एसोसिएटेड विद माय सम ऑफ माय सीनियर्स, आई विल को कोर्स कोऑर्डिनेटर, आई विल बी डिलीवरिंग द लेक्चर्स। उसमें आप मैं कंटेंट बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। इवन फ्रेशर्स कैन प्रिपेयर, बट कोर्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भरा जो काम है उसके लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और रिक्वायर्ड ये भी है कि ऑब्वियसली आप 2F, ताकि आपको ग्रांट मिल सके, आप इस संस्थान में होने चाहिए, जाहिर सी बात है। उसमें UGC अप्रूव्ड संस्थान में आप होने चाहिए, तो आपको मिलेगा। इट डजंट मैटर आप स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है या प्राइवेट में, सब में मिलेगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। और अभी ग्रांट की अवेलेबिलिटी है, इस समय ओपन है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार UGC की वेबसाइट में जाएं, वहां पर जो है देखें। अभी कुछ समय पहले ही आया, 30 जून की लास्ट डेट है, जहाँ पर AI रिलेटेड, AI के एप्लीकेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है उसकी बात की गई है। उससे रिलेटेड कोर्सेज का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रपोजल देना है with endorsement from your head of the institution
जो रजिस्ट्रार की ओर से एक एंडोर्समेंट जाना है, वो आपको स्कैन कॉपी लोड करनी है। इसके इतर दूसरा काम है इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना 3 से 5 मिनट का। सैंपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने हैं। अवेलेबल स्वयं मूक के कोर्सेज में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखते ही हैं, उनको दिखाइए। और बेटर होगा आप जो यूट्यूब में ऐसे ही सर्च करिएगा इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रपोजल मूक, तो आपको दिखेगा कि प्रपोजल बनाने के लिए लोग कैसे मूक देते हैं, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो देते हैं उस मूक के लिए, वो आप देखें और उसमें थोड़ा कैजुअली ना करें। देखिए इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव है ना, आप अब साधारण तरीके से सिंपल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं, यू हैव टू इंसर्ट द स्लाइड्स, यू हैव टू कीप द क्वालिटी। अब गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो चाहे 5 मिनट का वीडियो भी करना है तो एसी बंद कर दीजिए, कूल कीजिए कमरे को, एसी बंद कीजिए, फोन स्विच ऑफ कीजिए, फैन बंद कीजिए एंड देन रिकॉर्ड विद पिन ड्रॉप साइलेंस। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। इवन पता चला आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप के फैन की आवाज आ रही है रिकॉर्डिंग, वो मत कीजिए। रिकॉर्डिंग क्वालिटी रिकॉर्डिंग मस्ट बी देयर बिकॉज इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव नाउ। हाँ, हम लोगों ने शायद उस समय किया होगा तो उतनी ज्यादा क्वालिटी शायद उस समय हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी नहीं रही होगी जितना अब प्रपोजल्स में आती है। तो 5 मिनट के वीडियो में आपको हार्डली 1 या 2 मिनट मिलता है जब आप रिव्यूअर का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, बढ़िया है, डन, चावल के दाने जैसा हिसाब का होता है। तो आई एम मेंटर एंड ट्रेनर ऑफ द कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर यूजीसी के सीसीज होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देता हूँ मैं टाइम टू टाइम। अभी हमने लास्ट बैच में यूजीसी के 5 बुद्धिज्म के कोर्सेज को हमने ट्रेन किया है यूजीसी के हेड ऑफिस में। तो उसके कंटेंट को ये देखना कि वो क्वालिटी वाइज सही है, फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं, ये बड़े गौर से आप देखें, न केवल सब्जेक्ट वाले से बल्कि जो सब्जेक्ट से इतर है उसकी राय क्या है उसके बारे में, वो भी जरूर है। ठीक है, किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसी तरह की ऑकवर्ड चीजें बैकग्राउंड में ना दिखे, डिस्टर्बेंस ना हो, ज्यादा झामताम भी ना हो। देयर मस्ट नॉट बी मच टेक्निकल जो है टेक्निकल जो जार्गन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ना हो, उस पर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप अच्छा बना पाएंगे। 3 से 5 मिनट का वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको केवल कन्विंस करना है। यू हैव टू शो योर बट हाउ स्मूथ इज योर डिलीवरी, आपकी डिलीवरी कितनी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, हाउ नेचुरल यू आर बिफोर द कैमरा। कई लोग कैमरा आते ही उनकी अच्छी खासी मुस्कान जो है गायब हो जाती है कैमरे के सामने से, बड़े अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर्च द पर्सन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है वही इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाए। इंट्रोडक्टरी वीडियो आप बना सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर कोर्स कोऑर्डिनेटर जो कि सीनियर है। ठीक है, प्रपोजल वो डालेंगे लेकिन आप उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ हमारे प्रोफेसर ये कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम आई एम इनवाइटिंग यू फॉर दिस ऑनलाइन कोर्स, हम ये करेंगे। दिस young people should take the responsibility, those who have got the delivery, most of the time आपको इंग्लिश में बनाना है तो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी, कमांड ओवर द लैंग्वेज वो अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फास्ट भागना है, क्लिष्ट बोलना है, स्मूथ हो चीजें, डिलीवरी स्मूथ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, बस ये बात ध्यान। ठीक सर, हमेशा पार्टिसिपेंट पूछते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में आने के कुछ चांसेस है क्या, तो सर इस पे हम क्या आंसर कर सकते देखिए, हैं? रीजनल लैंग्वेज में तब आएगा मैडम जब हमारा इंग्लिश का कंटेंट ही एनरिच हो जाए पूरा ज्यादा। हाल फिलहाल के तौर पे तो आपने देखा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में हम केवल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, Yes. ताकि जो है बेसिकली हम जो बेसिक हम सारे कोर्सेज को अभी इंग्लिश में ही कवर नहीं कर पाए। जी। in most of the cases the medium of instruction is English। ठीक है, हम इंग्लिश पे ही कर रहे हैं। हाँ, लैंग्वेजेस में जो कोर्स है आपने देखा होगा, अगर जो लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज है वो लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक्चुअली दिक्कत कहाँ जाती है सर, जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं उनको कोर्स वर्क करना होता है, तो सभी को अपने इंग्लिश के जो लेक्चर्स है वो सूटेबल नहीं होते हैं, जैसे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और अदर फील्ड्स के लोगों को, तो उन स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है ये वाले कोर्सेस ऑप्ट करने में। उसके लिए उपाय यही है कि यहाँ टीचर का रोल है, हम्म, टीचर भी एनरोल हो उस कोर्स में, स्टूडेंट भी एनरोल, जी। और टीचर एक वीडियो को पकड़कर उसको एक्सप्लेन करे, उसको डिस्कस करे चीज, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लेंड करना लर्निंग, जी। वी हैव टू ब्लेंड दैट लर्निंग। हम ऑटो पायलट में, मैंने पहले ही बोला था, ऑटो पायलट में प्लेन उड़ाने की ना सोचे, हाँ कोर्स में एनरोल करा दिया बोला बच्चे खुद कर लेंगे, नहीं साहब,
हमें वो करना पड़ेगा, चाहे मुझे मराठी में बच्चे को समझाना पड़े कि हाँ भाई यार ये सिमल्टी क्या बोल रहा है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, ये बोला, समझ में आया, धीरे धीरे उनको जो है उस लेवल पे लेके आना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बच्चा पीएचडी कर रहा है, कोर्स वो कर रहा है, तो जब तक वो लैंग्वेज में नहीं लिखता है तब तक उसके पेपर तो इंग्लिश में ही छापना है ना भाई। एंड ऑफ द डे इन 90% और 95% केसेस यू हैव टू पब्लिश इन इंग्लिश। आपको पब्लिकेशन, आपको थीसिस राइटिंग वो इंग्लिश में ही करना है। लैंग्वेज की बात मैं अलग रखता हूँ, लैंग्वेज की बात मैं अलग करता हूँ, मैं मानता हूँ लैंग्वेज के केस में चीजें चाहिए, लेकिन 95% केस में तो इंग्लिश में चाहिए। हमें वो उसका इम्प्रोवाइजेशन और उसको प्रिपरेशन उसमें करवाना पड़ेगा। हाँ, लैंग्वेज के केस में मैं मानता हूँ कि देयर इज बहुत जरूरत है कि हम उस चीज पर आए। मैं भी समय आने पर चीज में कुछ करूंगा और कि कम से कम अपने लैंग्वेज के लिए हम कुछ कर पाए। मैंने खुद भी इनफैक्ट इसी बात से प्रेरित होकर कि मेरा हिंदी भाषी छात्र, भाई और लैंग्वेज का मुझे नहीं ज्ञान नहीं है, कम से कम जो मेरी जो मदर टंग है, तो मैंने अपनी इवन इंग्लिश मीडियम का जो हमारा जो फार्मेसी का कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश में चलता है, तो वहाँ का कोर फार्मेसी का सब्जेक्ट का एक बुक को मैंने हिंदी में रूपांतरित किया, अनुवाद किया। जो मुझे लिखने में जितना समय लगा उससे ज्यादा मुझे अनुवाद में समय लग गया अपनी बुक का। ठीक है, इट वाज अ चैलेंज। तो हमने उसको एक से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, लिखा, ताकि वो कंफर्टेबल भी हो, ऐसा ना हो कि हिंदी के वर्ड आ जाए, कंफर्टेबल इंग्लिश में उसको लिखने का प्रयास किया। एंड इट वाज, उसको काफी अच्छा सराहना मिली मुझे। हिंदी भाषी क्षेत्र में हमको बहुत अच्छी पकड़ मिली है हमारे। इवन ये कहूँ कि मतलब हमारे महाराष्ट्र में भी गए, राजस्थान में कहे, बिहार में कहे, यूपी में कहे, एमपी में कहे, तो द बुक हैज को अच्छा मार्केट मिला। तो हम चीजें शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? मेरे ख्याल से वहां से क्यों ना शुरू करें इस चीज में। धीरे धीरे समय आएगा। हम भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए जो भारतीय भाषा प्रकोष्ठ है वो बहुत बढ़ावा दे रहा है। क्यों ना हम भारतीय भाषाओं में किताबों का लेखन करें, अच्छे पब्लिशर्स के साथ करें। टॉम, डिक एंड हैरी पब्लिशर से ना करें कि 10,000 रुपए भी लेके गए और अपने किताब भी छपवाई और उसकी जो किताब की कॉपी मिली थी उसके भी पैसे दिए। नहीं, अच्छे पब्लिशर के साथ छपाइए तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको बेचने की। तो यू विल गेट द रिवार्ड ऑफ योर जो भी आप मेहनत किए हैं उसका आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी बुक लिखा हूँ, या मेरे पास लगभग 11 बुक है, साल का 1-1.5 लाख रुपए मेरे को रॉयल्टी आता है। मेहनत किया है तो मेहनत अच्छा आता है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर EMRC करके एक सेंटर है जो कि सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो UGC एफिलिएटेड है। तो अगर कोई कोर्स करना चाहे मूक में, तो इसी के थ्रू क्या अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनली भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आप इनके कई चैनल है। UGC वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, UGC अलग कॉल करता है, EMRC जो है अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर के अंडर में काम करता है, जबकि CEC, आप EMRC से नियरेस्ट EMRC से संपर्क कीजिए, आप प्रपोजल बना सकते हैं और उनका चैनल अलग है, आप उनसे बात कीजिए। समय समय पर वहां पर भी कॉल आती रहती हैं और EMRC अपने लेवल से भी प्रपोजल बना के आगे कर सकता है। तो अगर आपके पास नियरेस्ट EMRC है, कांटेक्ट कीजिए नियरेस्ट EMRC को। मैंने ये जिक्र स्लाइड में भी किया होगा, आपने याद देखा होगा अगर गौर से। तो CEC में थ्रू EMRC भी आप बात कर सकते हैं अगर उनके पास गुंजाइश है। वो सब्जेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं कई बार कि उनको मिल जाए, अगर वो क्लिक हो जाता तो वेल एंड गुड। ओके सर, ओके सर। सर जी सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम गुवाहाटी, असम। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस है, यहाँ पर जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है वो इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है तो जो मूक्स और OER का जो कोर्सेज है और अदर क्लासेस ऑफर करते हैं, तो इसका हमारा जो सेमिस्टर इन सब में कन्वर्ट इतना अच्छी तरह से नहीं होता है क्रेडिट। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है सर? देखिए, मान लिया क्रेडिट ट्रांसफर में दिक्कतें हैं, टाइमिंग का मिसमैच हो रहा है, डजंट मैटर, कम से कम कंटेंट तो बच्चों को एक्सपोज कराया जाए। कम से कम वो बच्चा, मैनेजमेंट वाला बच्चा बैठ के, गुवाहाटी वाला बच्चा जो है IIM बैंगलोर के प्रोफेसर से बैठ के पढ़ रहा है, बुरा क्या? मैं कह रहा कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए कि मैच हो जाता है, स्वयं मूक के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। कई प्रैक्टिकल समस्याएं आती तो कोई बात नहीं, उनको कम से कम समय पर एनरोल तो करवा दीजिए कि हाँ भैया ये है। हमारे पास बीच में एक स्थिति ऐसी आई कि हमारे जो एग्जाम थे वो सितंबर में हो रहे थे,
लेकिन अगस्त में, मतलब सितंबर में किसके, जनवरी सेमेस्टर के, आपने देखा हो कोविड के दौरान सेमेस्टर इसी तरह से डिले हुए। तो अब जुलाई में जो है, जुलाई की 31 अगस्त में जो है उस कोर्स की लास्ट डेट, तो उनका अगले सेमेस्टर में मैंने अपना पेन लेके बच्चों से एनरोल करवा लिया, भैया एनरोल करके तो रख लो, एग्जाम भले ही तुम्हारा तो अभी पिछला ही एग्जाम नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, एनरोल करके, ये प्रयास हमें करना पड़ेगा कम से कम उन बच्चों को वो रिसोर्सेज, वो कोर्सेज के कंटेंट अवेलेबल हो, वो एग्जाम दें ना दें, Yes, क्रेडिट sir. ट्रांसफर हो ना हो, दैट ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट बट वैल्यूएबल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कंटेंट तो मिलेगा उनको। दैट इज माय कंसर्न सिंपल। श्योर सर। यस, अच्छा रहा सर सेशन अलोंग विथ लॉट ऑफ डिस्कशन। सर हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे सर। जी जी 15 मिनट का लेते हैं मैडम। 15 मिनट का, ठीक है ना सर, 12:15 बजे शुरू करते हैं जी। So friends, ठीक। you please proceed for refreshment break. We will start our next session at 12:15. Don't leave the meeting. Stay connected. Thank you so much, sir. थैंक यू मैडम, थैंक यू।